हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग चैनल एनसीईआरटी वाला पर। और आज संकल्प बैच के अंदर मैं अखिल रॉय आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटोर लेकर आया हूं प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम लोग करने वाले हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। भाई ये प्रोबेबिलिटी जो है ये पुराने वाली प्रोबेबिलिटी जैसी नहीं है, बिल्कुल नई नई आई है। मतलब यहाँ पर चीज़ों को समझना पड़ेगा तभी बात हो पाएगी, वरना फॉर्मूले रटने से कुछ नहीं मिलेगा। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला काम का नहीं है। नहीं, फॉर्मूले के बेस पर कई अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, मगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझना भी बेहद जरूरी है। अगर आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझेंगे ही नहीं तो आप किस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। विदाउट अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं मिलने वाला है। तो मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके माध्यम से आप उसको समझना शुरू करेंगे, और जो वो समझ आ जाएगा तो डेफिनेटली क्वेश्चंस हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाते हैं, है ना। ठीक है, तो बात समझ में आ जाती है। तो अब अपन शुरू कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं। और हमारे पास आज दो चीज़ों के ऊपर हम लोग खासा ध्यान देंगे। दैट इज़, वन इज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एंड अदर इज़ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हमारे पास क्या रहता है। ये दोनों चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे और इनसे सभी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपसे कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहती है, आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये क्या कहना चाहती है। हम लोग सपोज कीजिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि सर 2 डाइस रोल किए गए। ठीक है, 2 डाइस हमारे पास रोल किए गए, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। तो अगर आप इसका सैंपल स्पेस लिखना चाहेंगे तो वही लंबा चौड़ा 36 एलिमेंट्स वाला सैंपल स्पेस बनेगा कि नहीं बनेगा। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, है ना। इसी तरीके से नीचे यहाँ पर 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 आ जाएगा। फिर ये 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 ऐसे करके सभी एलिमेंट्स हमारे पास बन जाएंगे, है ना। देयर विल बी 36 पॉसिबल आउटकम्स। अब मैं आपसे कहता हूं कि मुझे 2 इवेंट्स बताए जाने चाहिए। ठीक है, मैं कुछ ऐसे इवेंट्स बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि पहला इवेंट ये है कि गेटिंग बोथ ऑड नंबर्स, गेटिंग बोथ ऑड नंबर्स। ठीक है, सेकेंड इवेंट मैं बताता हूं गेटिंग सम 7। ठीक है, गेटिंग सम 7 और एंड 9 ले लो या फिर 7 ही रखते हैं हम लोग। बेसिक लेवल पे भी 7 को समझ जाते हैं, क्योंकि इससे अपना काम जो है ना वो समझ में आ जाएगा। गेटिंग सम 7 और गेटिंग बोथ ऑड नंबर। अब आपको पहले तो इसके पीछे की ना कहानी को थोड़ा आराम से समझना है। भले ही थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चला जाए, लेकिन क्या है कि हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, इस इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखिएगा, ये इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न भी देगा। बहुत बढ़िया। तो अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ गेटिंग बोथ ऑड नंबर का। सर अगर मैं इवेंट बनाने की कोशिश करूँ तो आप मुझे ये कहेंगे कि सर बोथ ऑड नंबर कैसे कैसे आ सकता है। 1 1 हो सकता है, 1 3 1 5 हो सकता है, 3 1 हो सकता है, और 3 3 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 5 1 हो सकता है, 5 5 हमारे पास मान लीजिए 3 हो जाएगा और 5 5 हो जाएगा, है ना। ठीक है, ओके। ये 7 वाला तो यहाँ पर एक्चुअली बैठेगा नहीं, अपना काम नहीं करेगा, तो इस तरीके से ये तो वर्कआउट नहीं कर रहा है। हम इसमें से कौन सा एलिमेंट ले सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं 6। चलिए इसको हम लोग ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। अब ये क्वेश्चन पर सेट बैठेगा एक्चुअली में। ठीक है, क्वेश्चन पर सेट बैठेगा। हम लोगों ने गेटिंग सम 6 ले लिया। अब अगर मैं दूसरा वाला इवेंट लिखने की कोशिश करूं तो आप दूसरा इवेंट लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप दूसरे वाला इवेंट? आप कहेंगे सर 6 चाहिए ना, तो आप 1 5 से ला सकते हैं, 2 4 से ला सकते हैं, 3 3 से ला सकते हैं, 4 2 से ला सकते हैं, और 5 1 से ला सकते हैं। और किसी नंबर से आप 6 नहीं ला सकते, क्योंकि अगर एक डाइस में 6 आ गया तो दूसरे डाइस में आप ऐसा क्या लाओगे ताकि 6 ही सम रहे। 7 हो जाएगा ना सम, अगर लीस्ट नंबर 1 भी आ गया तो और किसी तरीके से पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है सर, अब आपको ये समझना है कि एक कंडीशन हुआ कि ए हुआ मतलब हमें दोनों में ऑड नंबर आया। एक कंडीशन ये हुआ कि हमें सम 6 मिला। अब दोनों में ऑड आया नहीं आया मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों अलग अलग कंडीशंस हैं।
एक में हमें कुछ और चाहिए, एक में कुछ और चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट करता है क्वेश्चन, कहता है कि मान लीजिए कि मैं आपको एक कंडीशन देता हूं, वो ये कि दोनों में ऑड नंबर आए, तब सम 6 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। समझ रहे हो? आई हैव अप्लाइड अ कंडीशन कि दोनों में ऑड नंबर आया है और उसमें से 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अब आप ये कहेंगे कि सर अब तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसमें से 6 बन रहा है, इसमें से 6 बन रहा है और इसमें से 6 बन रहा है। इसका मतलब देयर आर 3 एलिमेंट्स कि दोनों में ऑड नंबर भी आए और मेरे को क्या मिला, सम 6 भी मिला। तो ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि सर यहां से 3 आउट ऑफ 9 की प्रोबेबिलिटी बन रही है ना, जिसे मैं क्या लिख सकता हूं, 1/3 लिख सकता हूं फॉर फर्दर कैलकुलेशन। अब ये प्रोबेबिलिटी जो है ये क्या है वो अभी हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे। अब यहां बी की तरफ देखिए, अब मैं ये कंडीशन बी के लिए लगा रहा हूं कि मान लो सम 6 आया। पहले मैंने क्या पूछा था, सवाल के बीच में फर्क को सुनना मेरे दोस्त। पहले सवाल में आपसे ये कहा जा रहा है कि सर दोनों में ऑड आया, अब बताइए सम 6 किस में आया। अब बोल रहा है कि सम 6 आया, बताइए कितनों में दोनों में ऑड आया, है ना। तो हम कहेंगे सर सम तो 6 आ रहा है लेकिन कितनों में ऑड आया। आप कहेंगे इसमें आ रहा है ना, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, दोनों में ऑड आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी बैठ जाती है सर, 5 में से 3 एलिमेंट्स में ऐसा हो रहा है। अब ये कटने वाला तो है नहीं, तो अब हम लोगों ने कोई एक तरह की प्रोबेबिलिटी निकाली है जिसमें हम लोगों ने कंडीशन लगाया। क्या लगाया हम लोगों ने, कंडीशन लगाया। कंडीशन क्या कि सर अगर ये हुआ तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और अगर ये हुआ तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। यानी यहां पर हम एक चीज कह रहे हैं कि जो हो चुका है। तो अब इसको लिखा कैसे जाता है दोस्त, इसको लिखा जाता है कि यहां पर हम लोग किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं सर, 6 होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। इसका मतलब हम लोग प्रोबेबिलिटी बी इवेंट के होने की निकाल रहे हैं और इसे हम लोग पढ़ते हैं गिवन। ये जो डंडा है सीधा इसको पढ़ेंगे गिवन दैट कि ए जो इवेंट है वो हो चुका है। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, यानी कि ए इवेंट जो है वो मुझे पहले से दे दिया गया है कि दोनों में ऑड आया है। उसके बाद मुझे बताना है कि बताइए अब इनमें से 6 कितनों में सम आ रहा है। इसे कैसे पढ़ेंगे फिर, इसे हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकाला हमने 6 होने की प्रोबेबिलिटी निकाला है ना। अच्छा मैंने इसको गलत लिख दिया क्या, हाँ नहीं 6 होने की नहीं, दोनों में ऑड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम इसमें, है ना, दोनों में ऑड। तो दोनों में ऑड यानी कि हम लोग ए होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं गिवन दैट बी, यानी कि 6 तो सम हमारे पास आया है। तो दिस कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, यानी कि बी इवेंट हो चुका है, उसमें से ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये समझ में आया, ये नोटेशन आप लोगों को यूज करना है कि किसी एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे के गिवन कंडीशन में कैसी रहेगी। हालांकि इनकी अपनी अपनी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज थी, लेकिन अगर एक इवेंट हो चुका है उसके बाद दूसरे के होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, तो ये कुछ ऐसा सा इवेंट यहां पर बनकर निकल कर आ रहा है, गिवन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से कहा जाता है। अब एक तरीका तो ये हुआ कि आपने इसे बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग रख लिया, है ना, कि सर इसमें जो इसके सारे एलिमेंट्स लिख लिए, उनमें से देख लिया किसमें दूसरे वाली चीज हो रही है, इसमें सारे एलिमेंट्स लिख लिए, इसमें से देख लिया दूसरी कौन सी चीज हो रही है। लेकिन नोट करने वाली बात ये थी कि नोट जब हम लोग ये करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सर एक्चुअली में जो भी एलिमेंट्स थे ना वो दोनों में कॉमन थे। क्या बात कर रहे हो सर, देखो जो भी एलिमेंट्स थे वो दोनों में कॉमन थे, यानी 1533 और 51 देखो दोनों में सेम है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वही सेम रेस्पेक्टिव इवेंट्स की बात हो रही है। तो यहां से हमें समझ में आया कि सर अगर ए के होने की प्रोबेबिलिटी बी के रेस्पेक्ट में निकालें, बी की होने की प्रोबेबिलिटी ए के रेस्पेक्ट में निकालें, तो उठेगा तो सर वही वाली प्रोबेबिलिटी ना जो दोनों में होगा, है ना। ए भी हुआ बी भी हुआ। अब हम लोग इसे कह सकते हैं कि ए हुआ उसके बाद बी हुआ, या फिर बी हुआ उसके बाद ए हुआ। अरे होगा तो तभी ना जब दोनों में सेम चीजें होंगी, वही तो होगा, सोचो, है ना। तो अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि सर इनके कॉमन एलिमेंट्स मुझे चाहिए हैं, क्योंकि दोनों कॉमन एलिमेंट्स है, तो हम लोग यहां से आते हैं,
हम कहते हैं कि सर अगर मेरे पास निकालना है प्रोबेबिलिटी किसकी बेटा, ए गिवन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो पहले मुझे ये पता चला कि मेरे फेवरेबल कौन से हैं। सर मेरे फेवरेबल आ रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट्स। कौन आ रहे हैं? ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट्स मेरे फेवरेबल हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, चाहे मैं ए गिवन बी निकालूं या फिर मैं बी गिवन ए निकालूं, दोनों केसेस में मुझे दोनों के कॉमन वाले एलिमेंट्स जो थे उन पर मेरा इंटरेस्ट था, वो मेरा फेवरेबल था। तो अब ऐसे में हमें यह चेक करना है कि सर अब प्रोबेबिलिटी में चेंज कहां पर आएगा। अब हमने कहा कि सर पहले 36 आइटम हुआ करते थे, लेकिन अब अगर मैं ये कहूं कि ए इवेंट गिवन है, ए इवेंट गिवन है, तो अब तो सिर्फ 9 ही आइटम हुए ना यहां पर। तो हम लोग देखेंगे कि सो जो इवेंट गिवन है उसकी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो मेरा सैंपल स्पेस हो जाएगा। क्योंकि इसे कुछ ऐसे सोचो कि हम ये कहना चाहते हैं कि पहले तो सर 36 आइटम आने वाले थे, हाँ, लेकिन अब ऐसा है कि आपने बोल दिया कि बी इवेंट हो चुका है। अब बी इवेंट हो चुका है तो इसका मतलब 36 आइटम में से थोड़ी ना पॉसिबिलिटी बची। बी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? सर बी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटीज ये हैं, ये तो ये अब मेरे लिए एक नए तरीके से सैंपल स्पेस की तरह काम कर रहा होगा। तो ऐसे में हम कहेंगे कि सर अगर मुझे गिवन बी दिया गया, ध्यान से सुनना, अगर मुझे बी गिवन दिया गया है तो आप नीचे बेटा बी सेट को रखोगे, और अगर आपको ए सेट दिया गया है तो आप इसके नीचे बच्चे ए सेट को रखोगे। ठीक है, अब सेम फॉर्मूले को हम लोग दो तरीकों से लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ध्यान दीजिएगा, दिस इज द टर्निंग पॉइंट। हम लोग इसको कार्डिनैलिटी के बेस पे भी लिख सकते हैं कि सर दोनों की कार्डिनैलिटी बता दो, जैसा कि हम लोगों ने यहां पर किया कि सर इसमें कितने एलिमेंट्स थे, इसमें सर हमारे पास 9 एलिमेंट्स थे। कितने एलिमेंट्स हमारे फेवरेबल हुए? 3। तो इसलिए मैंने कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय कार्डिनैलिटी ऑफ ए का इस्तेमाल कर लिया मैंने, तो ये प्रोबेबिलिटी बी गिवन निकल आया है ना। तो सेम मैं इसको भी ऐसे कर सकता हूं कि ये सर कार्डिनैलिटी के बेसिस पे आप इसमें चले जाओ। दूसरा कहता है कि सर अगर मैंने ऊपर नीचे एनएस से डिवाइड कर दिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। सो दोनों तरीकों से ये सेम मीनिंग को समझाने की कोशिश कर रहा है, जस्ट यूजिंग डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ दीज वैल्यूज या फिर इक्वेशंस आप इसे कह सकते हैं, है ना। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। किसी को कोई भी सवाल यहाँ पर नहीं होना चाहिए। बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग हमारी तैयार हो गई है ना। तो इनको हम लोग कहते हैं बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसे कहा जाता है कि इस तरीके से हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जनरेशन करते हैं और इसी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं पूरे थ्योरी के अंदर जब भी ज़रूरत होती है। तो इसको आपको याद रख लेना है। तो ये फॉर्मूला देखो यहाँ पर लिखा हुआ इस तरीके से कुछ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए जो है वो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी से डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाता है। अब ये जो अगला थ्योरम आप नीचे देख पा रहे हो, दिस इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। एकदम सीधी सी चीज है। इसे आप ऐसे समझिए कि सर अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। हाँ सर बिल्कुल। यहां पर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये चीज क्या बन जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है सर। अब आप कहोगे कि सर ये भी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है, ये भी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है, तो इसका मतलब सर ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएंगी, और यहां से निकल कर आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ए गिवन बी। ये जो है ये रिजल्ट हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में निकल कर आता है इन्हीं दोनों स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को यूज करके, है ना। बेसिक लेवल पे बात समझ में आती है दोस्त। तो ये हमारा बेसिक्स हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सीधा क्वेश्चंस के पास जाएंगे। क्वेश्चन में देखेंगे कि सर ये किस तरह काम कर रहा है, कैसे कैसे सवाल हमसे पूछ लिए जाते हैं। सो लेट्स बिगिन। यह सबसे पहला सवाल आपसे पूछा रहा है, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय? वेरी इजी क्वेश्चन। देखो सबसे पहले मैं सैंपल स्पेस की बात करूं, इसे समझते हुए चलिए। हमने कहा सर सैंपल स्पेस अगर मैं देखूंगा तो हमारे पास, मान लीजिए मैं कैपिटल लेटर से लिख रहा हूं बड़े बच्चे के बारे में और स्मॉल लेटर से लिख रहा हूं छोटे बच्चे के बारे में, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सर
बड़ा बच्चा जो है वो लड़का हो, छोटा बच्चा भी लड़का हो, बड़ा बच्चा जो हो वो एक लड़का हो लेकिन छोटा बच्चा जो वो एक लड़की हो, बड़ा बच्चा जो वो एक लड़की हो और छोटा बच्चा जो वो लड़का हो, और बड़ा बच्चा जो हो वो एक लड़की हो और छोटा बच्चा जो वो भी एक लड़की हो। तो इस तरीके से अलग अलग फॉर्म में हम लोग सैंपल स्पेस लिख सकते हैं, है ना, एल्डर चाइल्ड और यंगर चाइल्ड। अब यहां पे हमें इवेंट क्या दे रहा है सर? इवेंट दे रहा है, पहला इवेंट बोथ चिल्ड्रेन आर बॉयज। इवेंट क्या दे रहा है? बोथ आर बॉयज, दोनों लड़के हैं। ठीक है सर, ओके। बी इवेंट हमें क्या दे रहा है? एटलीस्ट वन इज बॉय, एटलीस्ट वन इज बॉय, है ना, ठीक है। तो अब हम लोग ए इवेंट को अगर यहां से डिफाइन करेंगे तो ए सेट कितना हो जाएगा सर? ए सेट हो जाएगा हमारे पास सर दोनों लड़के, तो सिर्फ एक ही इवेंट ऐसा ही हो सकता है। और बी सेट क्या हो जाएगा? बी सेट हो जाएगा एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, यानी कम से कम एक लड़का होना चाहिए। तो दो भी लड़के हो सकते हैं सर, है ना, दो भी लड़के हो सकते हैं, कम से कम एक लड़का होना चाहिए। तो ये सारे हो जाएंगे जिसमें एक बार तो कम से कम बी लिखा ही हुआ है। ठीक है सर। अब मेरे से क्या मांग रहा है? आराम से पढ़िएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज, बोथ आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। यानी कह रहा है कि सर हमें बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताइए गिवन दैट वन ऑफ देम इज बॉय। ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी मांग रहा है। तो हम इसे कैसे निकाल सकते हैं अभी के लिए? सर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग एन ऑफ बी से डिवाइड कर सकते हैं। सर इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है? ये देखो, ये एक और यही एक एलिमेंट हमारे पास इंटरसेक्शन है। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास एक एलिमेंट, जबकि इसमें आ जाएंगे तीन एलिमेंट्स। और अगर ये तीन है तो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। आप इसे डायरेक्टली भी देख सकते थे कि सर ये वाली चीज हो चुकी है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। अब बताइए उनमें से दोनों बच्चे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3। आप ऐसे भी अप्रोच कर सकते थे, बट आपको सीबीएसई में लिखकर मार्क्स मिलते हैं ना, तो लिखकर भी हो जाएगा। और सीयूईटी के हिसाब से अगर जाएं तो आपको ऐसे ही ऑप्शन को टिक लगाकर आगे चलना है। बहुत ज़्यादा लिख लिख कर काम नहीं करना है, लेकिन ऑप्शन को टिक लगाकर चल देना है आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारे पास given that two numbers appearing on throwing two dice are different, find the probability of the event, the sum of the numbers on the dice is 4. ओके, ध्यान से देखिए। given that two numbers appearing on throwing two dice are different, ये given दे रहा है। सर सैंपल स्पेस तो मालूम है ना कितना होगा? हम लोग ns निकाल लेते हैं। सर सैंपल स्पेस लिखने में टाइम जाएगा, ns हमारे पास 36 आएगा, ये बात समझ रहे हो? दो डाइस को फेंका गया है। अब इसमें ये कह रहा है गिवन क्या है सर? द टू नंबर्स अपीयरिंग आर डिफरेंट। तो एक इवेंट को हम लोग डिफाइन कर देते हैं, बोथ नंबर्स आर डिफरेंट। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आसान भाषा में, सिर्फ हमें पहचान में आना चाहिए और पढ़ने में आना चाहिए, नंबर्स आर डिफरेंट। ठीक है सर। एक बी इवेंट हम लोग बना लेते हैं। क्या चीज? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। सम इज 4, है ना, सिर्फ समझ में आना चाहिए, इतना ही लिखना है। बी इवेंट क्या है? सम इज 4। तो सर अब ए इवेंट को डिफाइन करें। ए इवेंट को जब आप डिफाइन करेंगे तो आप कहेंगे सर ए सेट विल बी इक्वल टू बोथ नंबर्स आर डिफरेंट। तो सर बोथ नंबर डिफरेंट लिखने में तो काफी समय जाएगा। आप सोचिए 1 1 नहीं लिख सकते हैं, 1 2 लिख सकते हैं, 1 3 लिख सकते हैं, 1 4 लिख सकते हैं, 1 5 लिख सकते हैं, 1 6 लिख सकते हैं, 2 1 लिख सकते हैं, लेकिन 2 2 नहीं लिख सकते हैं। तो 2 3 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा। तो आप थोड़ी देर ऐसे लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सर हमारे पास ना यहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे डायगनली जिनको हम लोगों ने नहीं लिखा होगा, क्योंकि वहां पर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं। तो इसे लिखना क्यों है भाई? इसलिए लिखना क्यों है? हम कहेंगे सर सीधा सीधा हमें इसे लिखने में समय बर्बाद करने के बजाय क्या करना चाहिए? हमें काउंटिंग निकालनी चाहिए। तो हमने कहा सर 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें सेम नंबर्स आते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 36 माइनस 6 हो जाएगा। टोटल में से 6 नंबर वो हटा दो जिनमें सेम नंबर्स आते हैं, तो देयर विल बी 30 ऐसे एलिमेंट्स हमें मिलेंगे। आप ऐसे भी जा सकते हैं, आप अपना लिख कर भी जा सकते हैं, कोई ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब सम 4 कैसे मिल सकता है? सर सम 4 हमें बी इवेंट जो मिलेगा, सर सम 4 हमें 1 3 से मिल सकता है, हमें 2 2 से मिल सकता है, हमें 3 4 से मिल सकता है, सॉरी 3 4 नहीं, हमें मिल सकता है 3 1 से मिल सकता है सम 4, ऐसे करके सम 4 मिल सकता है। तो हमारे पास एन बी कितना हो गया सर? हमारे पास एन बी हो जाता है
3 के बराबर हो जाता है। अच्छा, अब आप खुद सोचिए कि आपके पास इंटरसेक्शन पार्ट क्यों होगा, यहां पर निकालने से अच्छा है यहीं पर इंटरसेक्शन पार्ट निकाल लो। हम कहते हैं सर देखो सम 4 हो रहा है और इनमें से कितनों में हमें नंबर जो है डिफरेंट मिल रहे हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें मिल रहा है और इसमें मिल रहा है, ये वाला तो सेम नंबर वाला है बीच वाला। तो हमारे पास यहां से समझ में आता है कि सर ए इंटरसेक्शन बी सेट कौन सा हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी सेट हो जाएगा, दोनों में डिफरेंट नंबर भी आ रहा है और सम भी 4 आ रहा है। तो यहां से इंटरसेक्शन की काउंटिंग कितनी हो गई सर, ये हो गई हमारे पास 2 हो गई। अब सवाल उसने गिवन बेटा सेट ए दिया है, प्रोबेबिलिटी बी की पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी बी की पूछ रहा है, गिवन ए दे रहा है, तो मैं यहाँ कहूंगा सर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को मुझे एन ऑफ ए से डिवाइड करना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2/30 हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी शुड बी 1/15 हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर होता है ना? ठीक है जी, बढ़िया। ठीक, चलो आगे अगला सवाल। अ बैग कंटेन्स 10 white and 15 black balls. 2 balls are drawn in succession without replacement. What is the probability that first is white and the second is black? पहला सफेद होना चाहिए, दूसरा ब्लैक होना चाहिए, ये बात वो बोल रहा है। तो क्या सर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है? नहीं नहीं, ऐसा कब बोला इसने? इसने ऐसा थोड़ी ना बोला कि ये गिवन है और यही होना चाहिए, ऐसे थोड़ी ना बोला। हाँ, लेकिन आप इसे दूसरे तरीके से समझ सकते हो, आप कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन को हमें आसान बनाने की तरफ सोचना चाहिए। आपको लगेगा कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी है, लेकिन आपको थोड़ा समझना है इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखना, मैं कितना आसान करके आपके सामने रखता हूं सवाल को। अ बैग कंटेन्स 10 white and 15 black balls. ठीक है सर, हमारे पास एक बैग है जिसके अंदर हमारे पास 10 सफेद बॉल हैं, ठीक है, और 15 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है सर, कोई बात नहीं। कह रहे 2 बॉल्स को इन सक्सेशन निकाला गया विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी वापस नहीं रखा। सर वापस नहीं रखा तो बॉल कम हो जाते रहे होंगे, जितनी बार भी ड्रॉ करूंगा एक बॉल कम हो जाएगा। तो अब आप इसे समझिए कि मान लीजिए हम लोग पहली बार में जब बेटा इस तरीके से मैं 3 डायग्राम बनाता हूं और फिर समझिएगा कि इसमें कैसे समझ में आएगा आपको। नहीं कुछ, हाँ ये ठीक है। अब इसे समझिएगा, हमने बॉल को वापस नहीं रखा और हमने 2 बॉल्स निकाले। What is the probability that first is white and second is black? हम इसमें से 2 बार बॉल निकाल रहे हैं। हम कह रहे हैं सर पहली बार जब बॉल निकाला होगा तो मैंने व्हाइट कलर का बॉल निकाला होगा और अगली बार जो बॉल निकाला होगा वो मैंने ब्लैक कलर का बॉल निकाला होगा। समझिए इसको, है ना, समझिए। तो हमने कहा सर हमारे पास टोटल 10 व्हाइट बॉल्स हैं, टोटल 10 व्हाइट बॉल्स हैं, और फिर ब्लैक बॉल हमारे पास 15 हैं। तो पहली बार जब मैंने निकाला होगा यहां पर सफेद बॉल, ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट इवेंट। हम लोगों ने कहा फर्स्ट बॉल इज व्हाइट, फर्स्ट बॉल इज व्हाइट। अच्छा सर, ठीक है। और बी इवेंट हम लोगों ने निकाला सेकेंड बॉल इज ब्लैक, सेकेंड बॉल इज ब्लैक, है ना, ठीक है। फर्स्ट बॉल इज व्हाइट एंड सेकंड बॉल इज ब्लैक। तो अब ये कह रहा है कि सर पहले वाला व्हाइट निकला है, सेकंड वाला ब्लैक निकला है। तो हमें कहा जा रहा है सर पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बता दीजिए। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा वो हमारे पास कितना होगा, वो हो जाएगा हमारे पहला बॉल व्हाइट होना चाहिए, यानी हम निकाल सकते हैं 10C1, है ना, 10C1। और अगर पहला आपके पास निकला है कौन सा, है ना, अगर आपके पास पहला, आप इसे ये कह सकते हैं, देखो बेटा इसे थोड़ा कंफ्यूजन आपको ये समझना होगा कि इसके पीछे हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक्चुअली में जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लग ही नहीं रहा है, मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगनी चाहिए। तो एक बार इसे देखिए, हमने कहा सर हमें निकालना है पहला बॉल व्हाइट और दूसरा बॉल ब्लैक निकालना है। हम लोग इसको यहाँ पर नंबिंग कर देते हैं कि सर ये A1 का मतलब हुआ पहला और B2 का मतलब हुआ W1 और B2 लिख लेते हैं। दिस इज W1, पहला बॉल हमारा व्हाइट है, और B2 हमारे पास दूसरा बॉल ब्लैक है। समझिएगा, इसमें जरूरत ही नहीं है हमें, है ना। हम कह रहे हैं कि सर पहला बॉल अगर व्हाइट निकला है तो हमारे पास टोटल बॉल कितने थे, टोटल बॉल हमारे पास 25 थे। कितने बॉल थे, 25। और व्हाइट कितने थे सर उसमें से सर व्हाइट हमारे पास 10 थे, तो ये हो गया हमारे पास 10,
है ना। तो 10/25 की प्रोबेबिलिटी से क्या आ गया सर हमारे पास, पहला बॉल व्हाइट निकालने का आ गया, है ना, मल्टीप्लाई, फिर हम कहेंगे सर अगर पहला बॉल व्हाइट निकाल चुके हैं तो अब यहां पर मेरे पास कितने व्हाइट बॉल्स रहे होंगे, 9 व्हाइट बॉल्स रहे होंगे, लेकिन 15 ब्लैक बॉल्स ही रहे होंगे। तो अब टोटल बॉल कितने हो गए सर, अब टोटल बॉल 24 हो गए, क्योंकि वापिस तो रखा नहीं था हम लोगों ने। और अगर टोटल बॉल्स हमारे पास 24 हैं और मुझे अब ब्लैक बॉल निकालना है तो ये 15 ब्लैक बॉल्स हैं और टोटल बॉल 24 हैं, तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए एक्चुअली में। पार्ट बाय पार्ट हम लोग निकाल रहे हैं, है ना। तो 5 के टेबल में काटेंगे इसको तो 5 2 5 5, 5 के टेबल में काटेंगे 5 3, 3 के टेबल में काटेंगे 8, 2 के टेबल में काटेंगे 4, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4 इज द करेक्ट आंसर। इसमें आपको अलग से कुछ नहीं निकालना है, वेरी इजी टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, थोड़ा सोच समझ कर करेंगे तो इसमें आपको नहीं लगाना है ना। ठीक है जी, बढ़िया। चलो आगे देखिए, अगला सवाल देखिए। A bag contains 5 white and 8 black balls. 2 successive drawings of 3 balls at a condition are made such that the balls are not replaced before the second draw. अच्छा, क्या कह रहा है कि एक बैग में 5 सफेद और 8 काले बॉल हैं, 2 सक्सेसिव ड्राइंग्स करी गई हैं 3 बॉलों की एट अ टाइम, आर मेड सच दैट बॉल्स आर नॉट रिप्लेस बिफोर द सेकंड ड्रॉ। अच्छा, पहली बार जब 3 बॉल निकाले तो वो वापस रख दिए गए हैं जब दूसरी बार निकालने से पहले। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्रॉ गिव्स 3 व्हाइट बॉल्स एंड सेकंड ड्रॉ गिव्स 3 ब्लैक बॉल्स आपको पूछ रहा है। तो इसे समझिएगा, हम लोग कह रहे हैं कि सर हमारे पास ना बैग के अंदर क्या है, जरा समझ लीजिए इसको। ये कह रहा है कि सर बैग के अंदर हमारे पास 5 सफेद बॉल हैं और 8 काले बॉल हैं। ओके, तो ये कह रहा है कि सर हमारे पास ए इवेंट जो है वो हम मान लेते हैं कि फर्स्ट ड्रॉ गिव्स 3 व्हाइट बॉल्स, फर्स्ट ड्रॉ गिव 3 व्हाइट बॉल्स, और बी सेट हमें क्या दे रहा है, सेकेंड ड्रॉ गिव्स 3 ब्लैक बॉल्स। क्योंकि 3 बॉलें निकाली गई और तीनों की तीनों क्या होनी चाहिए, या तो सफेद होनी चाहिए फर्स्ट ड्रॉ में, और सेकंड ड्रॉ में क्या होनी चाहिए, ब्लैक बॉल्स होनी चाहिए। चलिए इसे भी समझिए। हम लोग ये कह रहे हैं कि सर मुझे प्रोबेबिलिटी और ए और बी दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, यानी मुझे पहले वाले बैग में ए मिल जाए और दूसरे वाले में बेटा क्या मिल जाए, पहले वाले ड्रॉ में मुझे 3 व्हाइट मिल जाए और दूसरे वाले ड्रॉ में मुझे तीनों ब्लैक बॉल्स मिल जाएं। अब ये है कि दोनों एक्चुअली में इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सर इसमें ऐसा हो रहा है कि फर्स्ट ड्रॉ के बाद ना बॉल्स को वापस रख दिए गए हैं, तीनों बॉल्स को निकालकर वापस रख दिए गए हैं, तो उसमें कोई परेशानी वाली चीज नहीं है ना। अच्छा, यहां पर कुछ और लिखा हुआ है भाई, इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि सर बॉल्स आर नॉट रिप्लेस्ड बिफोर द सेकेंड ड्रॉ, यानी कि जब हमने दूसरी बार बॉल निकाला तो उसमें से बॉल को वापस नहीं रखा गया, मैंने गलती से पढ़ लिया कि वापस रख दिया गया है। तो अब ये हो रहा है कि सर मेरे को दिक्कत ये हो रहा है कि ड्रॉ 1 में के बाद बॉल कम हो गए हैं, तो अब मैं इसको कैसे निकालूंगा, मैं ये कहूंगा कि सर मुझे ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होने की प्रोबेबिलिटी, और उसके साथ साथ बेटा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हो जाए, प्रोबेबिलिटी ए भी हो जाए, प्रोबेबिलिटी बी भी हो जाए। तो प्रोबेबिलिटी ए एंड बी अगर मेरे को निकालना है तो हालांकि वो रहेगा हमारे पास इंटरसेक्शन बी ही रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ही रहेगा। तो हम इसे कहेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से कि सर पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाए, उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल ले, ऐसा हो सकता है ना। पहले प्रोबेबिलिटी ए हो जाए और फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाए। तो चलो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को करवाते हैं। हम कहते हैं कि सर पहली बार जब इवेंट में हम लोग गए तो हमें 3 सफेद बॉल चाहिए थे, तो एक्चुअली में हमारे पास सफेद बॉल 5 हैं, तो 5 में से 3 बॉल्स की आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तब टोटल बॉल कितने थे सर, तब टोटल बॉल 13C3 थे हमारे पास, है ना, मल्टीप्लाई। अब बेटा ए हो चुका है ना, अगर ए हो चुका है तो अब मेरा बैग जो है वो क्या बन गया होगा सर, अब उसके अंदर एक्चुअली में ना 3 नहीं, अब सिर्फ 2 सफेद बॉल बची होंगी और 8 काली बॉल बची होंगी, जब मैंने इसमें से 3 सफेद बॉल निकाल लिए होंगे उस कंडीशन में।
ठीक है सर। तो अब मेरी नई कंडीशन जो है वो बच्चे ये बन जाती है, ऐसी बन जाती है जिसमें मैं ये कहूंगा कि सर अब मुझे क्या निकालने, 3 काले बॉल निकालने हैं। सो दिस इज 8C3 हो जाएगा, गिवन कौन सर, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है उसमें 8 और 2 10 बॉल, यानी 10 में से 3 निकालने हैं। सो इसका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं, दिस इज 5C2 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 का हाफ यानी 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 13C3 विल बी इक्वल टू 13 इंटू 12 इंटू 10 11 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 और मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा 8C3 यानी 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ पर आ जाएगा 10C3 यानी 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 टू 1। सर ये 3 टू 1 और 3 टू 1 कट जाएंगे, 3 2 से यहाँ पर 6 टाइम्स कट जाएंगे। अच्छा 8 के टेबल में 8 कट जाएगा, 3 के टेबल में 2 बार, 3 के टेबल में 3 बार, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नंबर हमें नीचे मिल रहे क्या एग्जैक्टली ये जो 10 है बेटा, ये 10 इस 10 से कट जाएगा। ओके और कुछ कट रहा है क्या, नहीं हमें और कुछ कटता हुआ नजर अभी तक तो नहीं आ रहा है, यहाँ से एक नंबर कट जाएगा। सो दिस इज 7 इंटू में 2 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 6 इंटू 11 इंटू 3, 13 इंटू 6 इंटू 11 इंटू 3। तो 2 के टेबल में आप इसे 3 टाइम्स और काट सकते हैं, तो यहाँ पर 7 अपॉन में 11 इंटू 13 इंटू 9 करके एक वैल्यू आएगी। सो ये मेरा आंसर यहाँ पर होना चाहिए, है ना, ये मेरा आंसर होना चाहिए जिसको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिएगा। समझ में आया, थोड़ा कट्टम कुट्टम ज़्यादा है बेटा, थोड़ा अच्छा सवाल है। मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। हमने कहा कि सर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी दोनों चाहिए, यानी फर्स्ट ड्रॉ भी हो और सेकंड ड्रॉ भी हो, और दोनों चाहिए तो सर हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से जा सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग, ये जो क्वेश्चन था ये भी एक्चुअली में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के ऊपर ही हुआ है। मैं अगर आपको इसको दोबारा समझाता हूँ तो हो सकता है आपका और क्लियरेंस हो जाए, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। फिर चलिए इसको एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से। हमने कहा कि सर W1 भी हो और उसके साथ मेरे पास B2 भी हो, तो ऐसे में हम कहते हैं कि सर पहले एक काम करते हैं, W1 को करवा लेते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, B2 की होने की प्रोबेबिलिटी W1 के होने के साथ देखते हैं जी। ठीक है, हमने क्या निकाला बेटा, पहला बॉल जब निकाला होगा वो सफेद निकाला होगा, तो पहला बॉल जब सफेद निकाला होगा तो 10 बॉल थे, ठीक है सर, और तब टोटल बॉल कितने थे सर 25 थे। अच्छा मल्टीप्लाई, सर जब एक बॉल निकाल लिया होगा सफेद तब मेरे पास 9 सफेद थे, लेकिन तब मुझे काला निकालना था, तो काले बॉल कितने हैं सर 15 हैं, लेकिन अब सर बॉक्स के अंदर 24 बॉल ही बचे हैं, बस इसी को तो कैंसिल करके आंसर निकाला है भाई। 5 5 जा फिर 25, 5 3 जा 3 8 जा 24 हो जाएगा, और ये कुछ गलत हो गया क्या, 5 5 जा 25, हाँ 5 8 जा 40 चल रहा है ना, तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा और 2 के टेबल में ये 4 टाइम्स कट जाएगा। सो आंसर विल बी 1 अपॉन में 4 हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, चलिए तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का इस्तेमाल हो गया यहाँ पर जब दोनों इवेंट्स हमारे पास होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इफ P नॉट A, अगर हमारे पास नॉट A की वैल्यू 0.7 है, तो क्या आप ये चीज समझ सकते हैं मेरे साथ साथ कि सर अगर P ऑफ नॉट A जो है वो A नॉट जो है वो हमें 0.7 दिया गया है, तो हम जानते हैं P A नॉट जो होता है बेटा वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A होता है, वो 0.7 है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A को दूसरी साइड ले गए तो ये 1 माइनस 0.7 हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.3 हो जाएगी, है ना। ठीक है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमें 0.7 दे रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन है उतना दे रहा है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B। ये बढ़िया सवाल है सर। तो यहाँ पर मेरे को गिवन कंडीशन में ये दे दिया गया, तो हमने कहा सर इसके साथ साथ मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ B दे रहा है कितना 0.7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B मिल रहा है, B गिवन A मिल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A मिल रहा है 0.5 के बराबर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B चाहिए सर, इसका तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं ना, कैसे, ये गिवन पार्ट है, हम लोग इसको ऐसे निकाल सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ B मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A, है ना, ऐसे निकाल सकते हैं। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना दिया है 0.7 मल्टीप्लाई A गिवन B मालूम नहीं, ये वाली वैल्यू तो निकाल लेंगे। ओके, इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना दिया है सर 0.3, इसकी वैल्यू 0.5 दिया है। सो इसका मतलब सर प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा 0.15 डिवाइडेड बाई 0.7, यानी ये हो जाएगा 15 अपॉन में 70 हो जाएगा, 5 के टेबल में काटेंगे तो ये कुछ कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, 3 अपॉन 14 वैल्यू हमारे पास आ जाती है ना। ठीक है
सर इसके बाद अपना वही दूसरा मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला लगा दो, दैट इज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास कितना होता है, ये होता है सर, किसी को भी ले लो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से आंसर सेम आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास 0.3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हमारे पास 0.5 है, तो ये बन जाता है 0.15 के बराबर, जो कि 15 अपॉन में 100 हो जाएगा। आप डेसिमल भी छोड़ सकते हो, मेरे हिसाब से डेसिमल में छोड़कर आंसर दे सकते हो, आप इसे भी डेसिमल में कन्वर्ट करके बता सकते हो, बट वो एक ऐसा वैल्यू बनेगा जो कि प्रॉपरली आप लिख नहीं पाओगे, है ना। आई होप दिस इज क्लियर। बढ़िया जी, चले फिर अगले सवाल पे। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें दे रहा है 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1/4, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट गिवन बी नॉट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट गिवन ए नॉट। जरा ध्यान से देखिएगा, जब मैं निकालना चाहता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट गिवन बी नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट गिवन बी नॉट, तो ये हो जाएगा सर फॉर्मूले के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट आ जाएगा। यस, सो ये तो सर डी मॉर्गन्स लॉ से हम कहेंगे कि ये ए यूनियन बी का होल नॉट है, हाँ सर, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट है। अब कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स को हम लोग लिख सकते हैं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट हो जाएगा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नीचे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा। सर अब प्रॉब्लम ये कि ए यूनियन बी हम लोग निकाल सकते हैं एडिशन फॉर्मूले से। कैसे सर? एडिशन फॉर्मूले से, तो ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है सर, यहां पर आ गए, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, है ना। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? दैट इज 3/8, तो इसे आराम से सॉल्व कीजिएगा। दिस इज 1 माइनस 3/8 प्लस 1/2 प्लस नहीं माइनस 1/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/2 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे में बेटा इसका एलसीएम अगर लेते हैं तो 8 एलसीएम आ रहा है, तो 3 + 4 7, 7 माइनस 2 5 अपॉन में 8 हो जाएगा। सो दिस इज 1 माइनस 5 अपॉन में 8 हो गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। सो दिस इज 3/8 डिवाइडेड बाय 1/2 आ जाएगा। सो फाइनल आंसर विल बी 3 अपॉन में 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 अपॉन में 4 आ जाएगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट गिवन ए नॉट जो है वो आप लोगों को दे देता हूं होमवर्क, है ना। कमेंट सेक्शन में आंसर आएगा इसका, करोगे तो बेटा डेफिनेटली आएगा। डन डना डन। चले अगले सवाल पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एन इंस्ट्रक्टर हैज अ टेस्ट बैंक consisting of 300 easy true false questions and 200 difficult true false questions, 500 easy MCQ and 400 difficult MCQs. If a question is to be selected at random from the test bank, what is the probability that it will be an easy question given that it is an MCQ? देखो बेटा, सबसे पहले तो आप लोग ना एक छोटा सा टेबल बना लो, इससे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर हो जाएगी और एकदम क्रिस्टल क्लियर आप लोग आंसर कर पाओगे, आपको प्रोबेबिलिटीज निकालने में दिक्कत भी नहीं होगी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन बैंक का एक इंडेक्स टाइप का बना लेता हूँ कि कितने कितने सवाल कौन कौन से टाइप के मेरे पास हैं, ताकि उसको बार बार मेरे को ना पढ़ना पड़े क्वेश्चन को। मैंने कहा सर यहाँ पर हमारे पास सपोज कीजिए यहाँ पर हमारे पास ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हैं, यहाँ पर हमारे पास MCQs हैं, यहाँ पर हम लोग लेते हैं ईजी क्वेश्चन है, और यहाँ पर हम लोग लेते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ें तो ये लिखा हुआ है कि 300 इजी क्वेश्चंस हैं, तो 300 हमारे पास इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, जबकि हमारे पास 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं, और MCQ हमारे पास 500 इजी वाले हैं और 400 डिफिकल्ट वाले हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस की क्राइटेरिया बन चुका है। अब मुझे बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। मेरे को ये कह रहा है कि सर मुझे पहले प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है किसकी? इजी क्वेश्चन की। तो लेट अस से मैं ए इवेंट से डिफाइन करता हूं इजी क्वेश्चन। अच्छा सर, और बी इवेंट में को कैसे पकड़ लेता हूं? मैं इसमें बी इवेंट को पकड़ लेता हूं कि सर इसने कहा कि एक MCQ होगा, हमने पकड़ लिया सर, MCQ चुना गया है। तो अब आप मुझे बताइए कि सर n ऑफ a कितना होगा, यानी कि हमारे पास कितने इजी सवाल हैं? आप कहेंगे सर इजी सवाल हमारे पास 300 ट्रू फॉल्स के हैं, 500 MCQ के, तो टोटल हमारे पास 800 इजी क्वेश्चंस हैं। और बी इवेंट यानी कितने MCQs हैं सर? हमारे पास 500 और 400 टोटल 900 सर MCQs हैं। अब मुझे ये बताइए कितने इजी MCQ हैं, यानी A और B दोनों एक साथ चाहिए। तो आप कहेंगे सर इजी MCQ गिने तो हमारे पास सिर्फ 500
आसान एमसीक्यूज हैं। अब वो मेरे से कह रहा है कि सर मुझे प्रोबेबिलिटी बताइए किसका, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट व्हाट विल बी, इट इज एन इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है तो ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है, गिवन दैट बी, तो आप इसे कह सकते हैं सर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को एन बी से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाई एन बी, हमारे पास 900 आ जाएगा, सो दिस इज 5/9 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? है ना, बात समझ में आ गई दोस्त? आई होप दिस इज क्लियर। चलते हैं फिर अगले सवाल के अंदर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्या है सवाल? Consider the experiment of tossing a coin. Okay, if the coin shows head, toss it again. But if it shows tail, then throw a die. अच्छा, तो ये कह रहा है कि सर सैंपल स्पेस को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कह रहा है कि पहले सिक्का उछाला गया, अब सिक्का उछाला गया या तो हेड आया होगा या तो टेल्स आया होगा। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सर अगर आपके पास हेड आया तो फिर से टेल टॉस कर देना। अच्छा, अगर हेड आया तो हेड के बाद दोबारा हेड आ सकता है और हेड के बाद टेल आ सकता है। सर अगर टेल आया तो इसने कहा कि सर एक डाइस को रोल कर देना, तो टेल के साथ 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 आ सकता है, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5, टेल के साथ 6 आ सकता है। ये हमारा रेस्पेक्टिव सैंपल स्पेस हुआ। अब लेकिन आपको पता है इस क्वेश्चन के अंदर क्या फर्क है? फर्क को समझना बेटा, फर्क ये समझना कि इन सब की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। तो हम लोग थोड़ा ट्री बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। ट्री से आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, है ना। अंडरस्टैंडिंग कैसे मिलेगी कि सर पहली बार जब हम लोगों ने सिक्का उछाला होगा तो उसकी कंडीशन में हमारे पास या तो क्या आया होगा, या तो हेड आया होगा या तो टेल्स आया होगा। सर अगर हेड आया तो हेड के बाद हमारे पास 2 चीजें आ सकती हैं, सर टेल आ सकता है या फिर दोबारा हेड आ सकता है। और टेल आया तो सर इसके साथ 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और सर 6 भी आ सकता है। तो देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स आफ्टर गेटिंग अ टेल। प्रोबेबिलिटी को समझना दोस्त, प्रोबेबिलिटी में कितना फर्क आएगा यहाँ पर। आप कहेंगे सर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। सर यहाँ से टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, यहाँ से 1/2 है, लेकिन 1 आने की प्रोबेबिलिटी सर डाइस में 1/6 होती है। इसकी भी 1/6, इसकी भी 1/6, इसकी भी 1/6, इसकी भी 1/6 और इसकी भी 1/6 हो जाती है। सो दे हैव डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज, यानी कि ये नॉर्मल इवेंट जैसे नहीं है जिनकी सेम प्रोबेबिलिटी होती है। दे आर नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स। ये ऐसे इवेंट्स नहीं है, इनका डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज आ रही है, फाइनल आउटकम की डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज बन रही है ना। तब ये मुझसे क्या कह रहा है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट डाई शोज द नंबर ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पर हम लोग 2 इवेंट्स बना लेते हैं सर। पहला इवेंट बनाते हैं ए इवेंट, दैट इज डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है, और बी इवेंट हम लोग बनाते हैं कौन सा, गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल हम लोग बनाते हैं। ठीक है सर, कोई बात नहीं। क्वेश्चन देखिएगा काफी यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूजन आपको हो सकती है, डेफिनेटली होती भी है। तो हम लोग ए इवेंट को जब हम लोग सेट के फॉर्मेट में डिफाइन करेंगे तो ए इवेंट में कह रहा है कि सर नंबर जो है वो ग्रेटर देन 4 आएगा। सर 4 यहां तो कहीं आ नहीं रहा है, नीचे ही आ रहा है, और नीचे आ रहा है तो आप कहेंगे सर टेल के बाद 5 आ जाए तो नंबर ग्रेटर देन 4 दिखेगा, और टेल के बाद 6 आ जाए तो नंबर ग्रेटर देन 4 दिखेगा। यही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, वहीं पर बी इवेंट को अगर मैं डिफाइन करूं तो इसने कहा कम से कम 1 टेल आना चाहिए। तो सर हेड के बाद टेल आ जाए या टेल के साथ 1 आ जाए, टेल 2 आ जाए, टेल 3 आ जाए, टेल 4 आ जाए, टेल 5 आ जाए, टेल 6 आ जाए, इनमें सर कम से कम 1 बार तो टेल मुझे दिख रहा है। ये सारे मेरे इवेंट्स हो जाएंगे इसके अंदर। याद रखिएगा इन सबकी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है ना। ठीक है, तो अब ये मेरे से कह रहा है सर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, यहां पर हम लोग कहेंगे सर ए इंटरसेक्शन बी बना ले। चलिए पहले ए इंटरसेक्शन बी को बना लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगा सर, उसमें आ जाएगा हमारे पास टेल 5 और टेल 6 ही हमारे पास क्या है सर, टेल 5 और टेल 6 ही हमारे पास कॉमन इवेंट्स हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है सर बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, यानी कि मेरे को क्या आया, नंबर ग्रेटर देन 4 आया, गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 टेल। तो हम कहेंगे सर एक काम करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर सकते हैं।
सर जब हमें सेट की कार्डिनैलिटी मालूम है तो हम लोग कार्डिनैलिटी से क्यों नहीं कर सकते हैं, आपने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ही क्यों निकाला? ये एक अच्छा सवाल अगर किसी के मन में आया है तो वो सच में सोच पा रहा है, और अगर ये सवाल मन में नहीं आया है तो कोई बात नहीं बेटा, अगली बार जरूर लाना इस तरीके का सवाल कि सर यहाँ पर हम लोग डी सीधा सीधा कार्डिनैलिटी से डिवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ही क्यों लगा रहे हैं जब हमें सेट की कार्डिनैलिटी मालूम है। तो बेटा ऐसा है कि सर नंबर का फॉर्मूला हम तब लगा पाते जब सारे इवेंट जो होते हैं वो इक्वली लाइकली होते, लेकिन यहाँ पर इक्वली लाइकली नहीं है, हर एक इवेंट का अपना होने की प्रोबेबिलिटी है, तो दे हैव वेरी, उनका वेटेज थोड़ा अलग है होने का, तो हम प्रोबेबिलिटी गिनेंगे टोटल। सर दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी में आप कहेंगे सर T5 के होने की प्रोबेबिलिटी और T6 के होने की प्रोबेबिलिटी अगर आप गिनोगे तो आप कहोगे सर 5 कैसे होगा, 5 पहले टेल होगा उसके बाद 5 होगा तभी तो होगा, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, आप कुछ ऐसे गिन सकते हैं कि सर 5 होने की प्रोबेबिलिटी होगी पहले आपके पास टेल आया होगा 1/2 से और फिर 1/6 से बेटा क्या आया होगा, 1/6 से आपके पास 5 आया होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 हो जाएगी, एंड सिमिलरली इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/12 हो जाएगी, पहले टेल आया होगा फिर उसके बाद 6 आया होगा, तो ए और बी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ए और बी दोनों के होने की, तो आप कहेंगे सर टेल 5 जो है वो 1/12 की प्रोबेबिलिटी से आया और टेल 6 जो है वो भी 1/12 की प्रोबेबिलिटी से आया, जबकि नीचे बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, यानी ये सारे के सारे इवेंट्स, ये सारे इवेंट्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा सर, यहाँ आ जाएगा हमारे पास हेड और टेल होने की प्रोबेबिलिटी, तो देखिए बेटा हेड के बाद टेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सर, पहले हेड आया होगा 1/2 से फिर टेल आया होगा 1/2 से, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी, सिमिलरली इसकी 1/4 हो जाएगी, इसकी 1/12 हो जाएगी, इसकी भी 1/12, इसकी भी 1/12 एंड इसकी भी 1/12 हो जाएगी, है ना, तो ये रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज हो गई। तो हम कहेंगे सर इन सब की प्रोबेबिलिटी कैसे हो जाएगी, आप कहेंगे सर 1/4 से हेड टेल हो जाएगा और बाकी जो है सर 1/12 से हो जाएगा, तो इनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी +6 × 1/12 हो जाएगा, क्योंकि ऐसे 6 इवेंट्स है जिनकी प्रोबेबिलिटी 1/12 है। तो ऊपर कितना आ गया सर, ऊपर आ गया 2/12, नीचे कितना आ गया सर, नीचे आ गया 1/4 + 6/12, यानी 1/4 + 6/12, अगर मैं 12 का एलसीएम लेकर इसे काटने की कोशिश करूं तो 2/12 डिवाइडेड बाई 3 + 6 यानी 9/12 हो जाएगा, और 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी 2/9 है। देखिए बेटा एक्चुअली में अगर मैं नंबर्स को डिवाइड करता तो 2/7 आ रहा होता, जबकि 2/9 है। ये चीज़ प्लीज़ 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 थोड़ा सा सोचिएगा, क्योंकि डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ थी, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी होने की जो चांसेस हुए वो थोड़े चेंज हुए, जो कि हम लोग नॉर्मल नंबर वाले फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते थे, है ना, ठीक है। सो इसे कीप प्रैक्टिसिंग भाई। चलिए एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये बड़ा है सर, बड़े बड़े वाले फैमिली से आया ये क्वेश्चन। देखिए कह रहा है एन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कॉन्सिस्ट ऑफ 2 सबसिस्टम्स, अच्छा, says A and B from the previous testing procedures the following probabilities are assumed that to be known, ठीक है, PA fails इतना, PB fails alone इतना, और PA and B fails इतना। अच्छा तो हम लोग इसे मान लेते बेटा, देखो कुछ ऐसे मान लेते हैं, लेट A इवेंट क्या दिखा रहा है सर, A इवेंट दिखा रहा है प्रोबेबिलिटी A फेल्स, हम लोग ये दिखा रहे हैं ऐसे करके, और B इवेंट कैसे दिखा रहे हैं सर, B इवेंट दिखा रहे हैं B फेल्स, B फेल्स। तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दे रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें दे रहा है यहां पर 0.2, प्रोबेबिलिटी बी अलोन, बेटा बी अलोन का मतलब क्या होता है सर, बी अलोन का मतलब सिर्फ बी के अलावा ए नहीं होगा, तो बी अलोन का मतलब ये हुआ कि सर बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो, ऐसा कुछ है ना, बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो, उसकी प्रोबेबिलिटी ये पूछ रहा है। तो हम ये कहेंगे सर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि बी के होने की प्रोबेबिलिटी में से ए इंटरसेक्शन बी के होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो, ये हमें कितना दे रहा है सर, ये हमें दे रहा है 0.15, सो दिस इज 0.15। देखते हैं इसका क्या यूज हो सकता है, आगे पढ़ते हैं। फिर ये कह रहा है कि सर ए एंड बी फेल्स, दोनों फेल हो रहे हैं बेटा, दोनों फेल हो रहे हैं, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो मुझे दे रहा है, कितना दे रहा है प्रोबेबिलिटी, ये दे रहा है 0.15, इसकी वैल्यू भी कितनी दे रहा है सर, 0.15 दे रहा है। सो सर मैं इस वाले की वैल्यू जो है वो यहां पर यूज कर सकता हूं, तो ऐसे में आप कहेंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा वो 0.15
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, जिसकी वैल्यू मुझे मालूम है, तो 0.15 प्लस 0.15 मिलाकर 0.30 दैट इज 3 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया। अब सवाल क्या पूछ रहा है? सर पूछ रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स गिवन दैट बी हैज फेल्ड। यानी सीधे सीधे भाषा में अगर बात करें तो मेरे से वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल पूछ रहा है गिवन दैट बी हैज फेल्ड, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज दिए गए हैं तो इसलिए मैं प्रोबेबिलिटीज वाले फॉर्मूले से जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा 0.15 हो जाएगा और ये 0.3 हो जाएगा, जिसे 0 लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। दूसरा क्या कह रहा है? ए फेल्स अलोन। सर दूसरे पार्ट में कह रहा है कि मुझे बताइए ए अलोन का, सिर्फ अकेला ए फेल करे सर, तो इसमें हम लोग करेंगे सिर्फ ए में से किसको हटा दें? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हटा दें कि बी ना फेल हो जाए उसके साथ साथ। तो ए के फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 बताई जा रही है और ये 0.15 बताई जा रही है। सो ये कितना हो जाएगा? 0.05 हो जाएगा। सो दिस इज द रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड वाला क्वेश्चन। बढ़िया, सिंपल। तो फॉर्मूला का यूज आप देख सकते हैं, फॉर्मूला की अंडरस्टैंडिंग आप समझ सकते हैं, और बस यही था अपना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बेसिक सा आइडिया। आई होप आप लोगों को मजा तो आया होगा। नहीं आया क्या है? आंसर्स लिख देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो ये हो गया अपना, और इसको प्रैक्टिस करना है क्योंकि इसी के सहारे मैं आप लोगों का आगे का कॉन्सेप्ट बिल्ड करूंगा, जैसे कि बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ये चीज़ें आगे ही इसी के साथ बनती हुई नजर आएगी, और फिर उसके लैंग्वेज के साथ साथ हम लोग इसको बैरियर पुकार कर लेंगे और चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। सो मेरे हिसाब से इतना ही था अपना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर। फॉर्मूले को याद करें, क्वेश्चंस लगाएं, प्रैक्टिस शीट के अंदर जो सवाल मिलते हैं वो भी अच्छे से प्रैक्टिस करें, और एनसीईआरटी जरूर लगाएं, आपका सारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। सो दैट वाज ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।